हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मौसम। मैं स्वागत करती हूँ आपका आशुकारी डिजिटल एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आपका सीटेट पेपर 1 के लिए जो आपका एनवायरमेंटल स्टडीज आता है, यानी कि ईवीएस का जो पार्ट आता है वो सारा हम कवर कर रहे हैं, जिसमें से कि हमारा टॉपिक चल रहा है ट्रेवल, और उसका आज है लेक्चर नंबर 3। 2 लेक्चर्स हम उसमें कंप्लीट कर चुके हैं कि आपके रोड और ट्रांसपोर्ट्स क्या क्या होते हैं, फेमस ट्रेवलर्स कहाँ से आते हैं, कहाँ से आए थे वो, उन सब से क्वेश्चंस आते हैं। देखो, ट्रैवल टॉपिक आपका इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे आपको कम से कम 4 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 3 से 4 क्वेश्चन आपको पेपर 1 में ईवीएस के में यहाँ से मिल जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से करना है बिल्कुल आपको। और कंप्लीट स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारा आशुकारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि आपका मैप से रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस आते हैं, आपका जो भारतीय मैप है, कौन सी स्टेट कहाँ पे स्थित है, कौन कौन सी उसकी नेबरिंग स्टेट्स हैं, कंट्रीज हैं, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं बिल्कुल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसमें हम मैप से रिलेटेड पढ़ेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज आपके क्या होते हैं, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। प्लस जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ पिछले 5-6 सालों में आए हुए हैं उनको भी देखेंगे कि इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की। आपसे पूछा जाता है कि कितनी स्टेट्स और वो है यूनियन टेरिटरीज हैं आपकी भारत में। तो 2019 दिसंबर में ये आपका चेंज किया गया था। पहले थी आपकी 2019 तक 29 स्टेट्स थी और 7 यूनियन टेरिटरीज थी, यानी कि 29 तो राज्य थे आपके और 7 केंद्रीय शासित प्रदेश थे। लेकिन अब क्या हुआ है आपका, ये दिसंबर 2019 में चेंज होकर आपकी स्टेट्स हो गई है 28। एक स्टेट कम कर दी गई है और यूनियन टेरिटरी आपकी एक बढ़ा दी गई है, जो कि लद्दाख है, वो बढ़ा दी गई है आपकी, कर दी गई है अब ये 8। तो आपसे इससे रिलेटेड ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये है ना आपका मेन है। अभी जो जो चेंजेज हुए हैं कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, इसलिए आपको बिल्कुल अप टू डेट रहना जरूरी है। तो क्या पूछेगा कि स्टेट कितनी है, तो कितनी स्टेट्स हैं, अब 28 है। और यूटी तो जरूर पूछ सकता है, ये भी पूछेगा कि कौन सी यूटी एक बढ़ाई गई है, यूटीज के नाम बताओ। यूटी मींस यूनियन टेरिटरीज। तो ध्यान रखने वाली बात आपको 28 और 8, अब तो ज्यादा डिफरेंट भी वो हार्ड भी नहीं है आपको लर्न करना। 28 और 8, जो 28 है उसके पीछे जो 8 आ रहा है उसी को यूनियन टेरिटरी है, 8 है। यानी देखो 28 में 28 याद रख लो, सिर्फ 28 स्टेट्स है और 8 आपकी यूटीज है। चलिए अब बात करते हैं कि आपकी कैपिटल का क्या है, राजधानी क्या है, भारत की राजधानी। कभी कभी क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है आपसे, इंडिया की कैपिटल ना सोच के कोई और स्टेट्स हैं उनकी कैपिटल्स पूछ लेता है। तो आपको पता होगा ये वाली बात, तो हम स्टार्टिंग से ही देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि भारत की राजधानी आपकी नई दिल्ली है। अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, किसकी फाइनेंशियल कैपिटल कौन सी है, आर्थिक राजधानी, वो है आपकी मुंबई। तो फाइनेंशियल कैपिटल क्या होती है आपकी, जहां से आपको ज्यादा से ज्यादा फाइनेंस जो होता है, यानी जहां से आर्थिक रूप से इकोनॉमी सबसे ज्यादा जिस जगह से आपकी बढ़ती है, वो वाली बोली जाती है फाइनेंशियल कैपिटल। तो वो कौन सी है आपकी, मुंबई है। ध्यान रखनी है, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। और ये है आपका भारत का मैप, विजिबल होगा थोड़ा बहुत। चलिए आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बात कर लेते हैं, देखो बहुत जरूरी है वाला पॉइंट कि जितने भी आपकी स्टेट्स हैं इंडिया में, वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं और उनकी कैपिटल्स कौन कौन सी हैं। तो ये बिल्कुल पूछता है भाई, एक नंबर जरूर पूछेगा, मतलब मैप से रिलेटेड आपसे कई क्वेश्चंस पूछेगा। अब ये तो नहीं पता कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछ ले, तो इसलिए हमें बिल्कुल अप टू डेट रहना है, जो कि आपको बहुत सारी चीजें तो इसमें याद ही होंगी, आप 3rd-4th क्लास से इन सब चीजों को याद भी करते आ रहे होंगे। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं आपकी। सबसे पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है आपकी, अमरावती। ध्यान रखना है, अमरावती है अब। पहले इसकी थी आपकी हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की। चलिए नेक्स्ट है आपका अरुणाचल प्रदेश, उसकी है ईटानगर। असम, असम की है दिसपुर। बिहार पटना। ये सारी चीजें आपको याद होंगी, मुझे एक एक बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, पूछी किसकी जाती है, मेनली पूछी गई है आपसे तेलंगाना की। क्वेश्चन आया हुआ है, तेलंगाना की कैपिटल क्या है भाई, हैदराबाद। ये क्वेश्चन पूछा गया है।
क्यों पूछा है? क्योंकि तेलंगाना की मोस्टली पूछते हैं, ज्यादातर एग्जाम्स में इसकी पूछी जाती है। क्यों? क्योंकि पहले है ना आंध्र प्रदेश की भी यही थी, हैदराबाद थी, दोनों थी, तो इसी वजह से अब तेलंगाना की पूछी जाती है कि तेलंगाना की क्या है। अब उसकी हटा के अमरावती कर दी गई है और तेलंगाना की बन चुकी है हैदराबाद। तो ये सब आपसे पूछ लिया जाता है। देखो पंजाब की चंडीगढ़ और हरियाणा की भी चंडीगढ़ है, तो ये भी ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से दो ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी कैपिटल एक ही है, या फिर वो कौन सी कैपिटल है जो दो स्टेट्स की है। ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है आपसे, तो ध्यान रखनी है आपको, ये सारी चीजें बिल्कुल याद रखनी है अच्छे से। चलिए, और तो सच आपको ये सारी याद होनी चाहिए। बढ़ते हैं आप आगे, चलिए। अच्छा, एक ये और ध्यान रखो, हिमाचल प्रदेश है जो, उसकी समर कैपिटल तो है शिमला, उसकी दो कैपिटल्स, एक समर है एक विंटर है, और उसकी विंटर कैपिटल है धर्मशाला। ये वहां पे दो जगह का नाम है, हिमाचल में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये, उनका नाम है, लेकिन इसकी कैपिटल शिमला है। शिमला की तो आपको पता होगी, समर कैपिटल है लेकिन वो, और जो आपकी विंटर कैपिटल है वो है धर्मशाला। तो यहाँ से पूछ सकते हैं, इसलिए आपको बिल्कुल याद रखना है ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब याद रखना भाई। अब बात कर लेते हैं आपकी यूनियन टेरिटरीज की, यानी कि हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखो, यूनियन टेरिटरीज क्या होती है, जिनका मेनली जो कार्यभार होता है सारा वो सेंट्रल पे होता है, केंद्र के हाथों में होता है, तो वो होती है आपकी केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे पहले बात करें, जो अभी लेटेस्ट बनी है आपकी, वो है लद्दाख, सबसे ऊंचाई पे आपको दिखाई दे रही होगी, बिल्कुल बहुत ज्यादा हाईएस्ट पे है यार। लद्दाख के बारे में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी भी है, वहां पे कैसे घर होते हैं उनकी सारी डिटेल्स हमने पढ़ी भी हुई है, इतना हार्ड नहीं याद करना। ये है एक है आपकी यहाँ पे जम्मू कश्मीर, और वो है आपकी लद्दाख। यहाँ पे आपकी चंडीगढ़ है, और वहीं पे आपकी ये दिल्ली है। उसके बाद दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली, ये आपकी एक ही है। नेक्स्ट है आपकी लक्षद्वीप, ये यहाँ पे है आपकी। पुडुचेरी इस साइड है आपकी। आगे बढ़ते हैं, बस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये आइलैंड्स हैं जो आपको इधर से थोड़े से दूर दिखाई दे रहे हैं, बट ये कैपिटल, ये यूनियन टेरिटरीज हैं, तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए, डायरेक्शंस का आपको पता तो है ही, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो आप ये, अच्छा आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन सी कैपिटल किस साइड है, तो देख पा रहे होंगे, लद्दाख हो गया, दिल्ली हो गया, आपका अंडमान निकोबार हो गया, पुडुचेरी हो गया, तो ये सारी आप डायरेक्शंस के हिसाब से बता सकते हो। ऊपर नॉर्थ में, उत्तर में वो है लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर है, नीचे साउथ में आपकी लक्षद्वीप और पुडुचेरी है। ये ईस्ट वेस्ट करके आप ऐसे बता सकते हैं। चलिए, अब पढ़ते हैं मेन जो है हमारा मैप से बिल्कुल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो ये है ना, आपको देखो इसकी प्रैक्टिस, जिनको याद नहीं हुआ मैप, तो वो क्या कर सकते हैं, बार बार इसको 3-4 बार अच्छे से देखोगे कि हाँ कौन सी स्टेट कहाँ पे है, या फिर आपका 1-2 रुपए के खाली मैप के पेपर्स मिल जाते होंगे, उनमें फिल करके देखते रहोगे। कई बार थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना, 4-5 बार उनको फिल करोगे, तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि हाँ कौन सा स्टेट कहाँ पर है, इसकी कैपिटल कहाँ है, कौन सा आपका नॉर्थ में है, कौन सा आपका वेस्ट में है, ईस्ट में है, या फिर साउथ में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बार बार क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। चलिए, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसकी ले लेते हैं। यहाँ पे है आपका ईस्ट यानी कि पूर्व, यहाँ पे आपका वेस्ट पश्चिम, ये है आपकी नॉर्थ, और ये है आपका साउथ। अच्छा, अगर और डायरेक्शंस की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट, और ये हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ, साउथ वेस्ट। ठीक है बात, ये हो जाएगा आपका, ये है आपका साउथ ईस्ट, और ये हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट। तो इन डायरेक्शंस को भी आपको ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि पूछा जाएगा। देखो, नॉर्थ वहां है बिल्कुल, साउथ यहाँ पे है, यहाँ ईस्ट है, यहाँ वेस्ट है। अब जो इधर है उसको तो क्या बोला जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में,
यानी ये साइड कौन सी आ जाएंगी आपकी, नॉर्थ वेस्ट की, और ये साइड कौन सी आ जाएंगी आपकी, ये स्टेट्स है जो साउथ ईस्ट की, और ये वाली कौन सी आ जाएंगी आपकी, साउथ वेस्ट की, और वो वाली कौन सी आ जाएंगी आपकी, नॉर्थ ईस्ट की। तो ध्यान रखने वाली बात। अच्छा, ये जो आपके 7 स्टेट्स है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 को मिला के बोला जाता है आपका 7 सिस्टर्स। क्या बोला जाता है, 7 सिस्टर्स, इन 7 को मिला के। और भी आपको बहुत सारी चीजें इसमें याद रखनी है कि यहाँ पे आपका ये केरला है, बिल्कुल साउथ में है। आपसे पूछ लेगा केरला की नेबरिंग कंट्रीज कौन सी हैं, तो कौन कौन सी है इसकी नेबरिंग, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, पौंडीचेरी है, गोवा है। तो आपसे 3-4 नेबरिंग कंट्रीज पूछ सकता है, तो ये आपको यहाँ पे बताने हैं बिल्कुल। और यहाँ पे गुजरात की पूछ लेगा, गुजरात में राजस्थान और महाराष्ट्र और एमपी इसके नेबरिंग कंट्रीज। देखो याद करना इतना मुश्किल नहीं है इसको, आप बिल्कुल इसको 2-4 बार आप इंटरनेट से डाउनलोड करके अपने फोन में भी रख सकते हो, मोबाइल में। तो वहां से इसको बार बार देखोगे कि कौन सी स्टेट कहाँ पर है, तो इजीली याद हो जाता है, 2-3 बार देखोगे तो। देखो सबसे ऊपर आपका नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर है, फिर हिमाचल है, फिर पंजाब है, उत्तराखंड, हरियाणा। हरियाणा और दिल्ली एक दूसरे से बिल्कुल बहुत ही ज्यादा नजदीक है। फिर यूपी है आपका, काफी बड़ा है, एमपी भी काफी बड़ा है आपका। एमपी आपका एरिया वाइज बहुत बड़ा स्टेट है। बात करते हैं राजस्थान, इससे भी बड़ा है, ठीक है। बात महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे इस साइड आपका गुजरात हो गया। देखो इसको ऐसे ही करना है, वो ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये ऊपर है बिल्कुल, ये आपका नॉर्थ है, और ये है आपका ईस्ट। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि ईस्ट में कौन कौन सी है, वेस्ट में कौन कौन सी। वेस्ट में आपका मेन क्या है, गुजरात है, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली बात आपको। और ऊपर नॉर्थ में क्या है, सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, पंजाब है, बहुत ऊंचाई पे है ये। उसके बाद है आपके साउथ में हो गए केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया। ईस्ट में आपकी ये सारी हो गई असम, नागालैंड, मणिपुर। देखो छोटे छोटे हैं ये तो बिल्कुल, ये वाले जो हैं आपके, ये वाले स्टेट्स बहुत छोटे छोटे हैं। ये सिक्किम हो गया बिल्कुल यहाँ पे नेपाल के पास। तो पता है इसीलिए थोड़ा सा वॉर सा चलता रहता है कि ये वाला एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है सिक्किम के पास का, थोड़ा सा त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, असम, अरुणाचल, इनमें थोड़ी सी झलक आपको इसकी जो नेबरिंग वो है कंट्री, वो चाइना है, इस साइड चाइना है, नेपाल है, भूटान है। तो इसीलिए इन सारे लोगों को आप देखोगे तो थोड़ी थोड़ी सी झलक आपको उस साइड की मिलती है कि सिक्किम के लोग कैसे हैं और नागालैंड के लोग कैसे हैं। उनकी मतलब वो चाइनीज से लगते हैं एक तरीके से, बट वो है हमारे इंडिया के ही। तो क्योंकि इस साइड नेबरिंग कंट्रीज हैं तो उस वजह से ये आपका डिफरेंस मिलता है। वरना यहाँ बीच में ये जो लोग हैं आपके सबसे फेमस, आपके हरियाणा, दिल्ली, यूपी, एमपी, राजस्थान, ये वाले जो है स्टेट्स, ठीक है, मोस्ट फेमस है ये सारे, जो आपका बीच का पार्ट है बिल्कुल। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है भाई। मैप को आपको ही याद करना पड़ेगा। अब इसको ऐसा कुछ याद करने की ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि अब जैसे कलर्स में भी याद रख सकते हो आप कि हाँ ये वाला जो स्काई ब्लू था उसमें गुजरात है और हिमाचल है। आप कलर से भी याद रख सकते हो, येलो से याद रख सकते हो, येलो में कौन कौन से है। वरना आपको सिंपल अगर मैप अच्छे से याद करना है तो इसको 3-4 बार अच्छे से देखो गहराई से और माइंड में भरो कि हाँ कौन सी स्टेट कहाँ पर है। फिर जो आप 1-2-4 प्रैक्टिस करोगे मैप्स की तो आपको इजीली पता चल जाएगा बिल्कुल। फिर आप इसको बनाना भी सीख जाओगे आसानी से। चलिए भाई, इंडिया का मैप है, आपको आना चाहिए बिल्कुल बनाना। अब बढ़ते हैं आगे। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं कि कौन सी कंट्री किस साइड है, कौन सी स्टेट किस साइड है, सॉरी। अब बात कर लेते हैं कुछ नेबरिंग कंट्रीज की। ये तो वो तो था हमारे इंडिया का मैप। अब ये है आपका, ये इंडिया का मैप है, ये है आपका वर्ल्ड का मैप। इसमें हमें पता चलेगा कि इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज है वो कहां पर है। क्लियर है, देख पा रहे हो इसको अच्छे से। तो देखो नेबरिंग, ये इस साइड बे ऑफ बंगाल है आपकी, बंगाल की खाड़ी, और इस साइड आपका अरेबियन सागर है। यहाँ पे एक सेकंड पीछे वाले में देखो पहले, ये है आपका पूरा इंडिया। यहाँ है आपका बे ऑफ बंगाल, इस साइड है आपका
बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। तो आपसे ये इसलिए बता रहे हो बे ऑफ बंगाल क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि बे ऑफ बंगाल की तरफ की स्टेट्स कौन कौन सी है, ये पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, इस साइड है आपका अरेबियन सागर। अरेबियन सागर, यहां से पूछा जाता है कि अरेबियन सागर की साइड में की तरफ कौन कौन सी स्टेट्स हैं आपकी। तो ध्यान रखना है, इधर कर्नाटक है, गोवा है, केरला है, ये है अरेबियन सागर की तरफ। और बंगाल की खाड़ी की तरफ आपके कौन से, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, पौंडीचेरी हो गई, वेस्ट बंगाल, देखो वेस्ट बंगाल है बिल्कुल, उड़ीसा, ये सारी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। करते हैं आपकी जो इसकी नेबरिंग कंट्रीज हैं आपकी इंडिया की। आपकी इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज देखो, पाकिस्तान है, नेपाल है, चाइना है वहां पे। तो ये कुछ नेबरिंग कंट्रीज हैं, आपको ध्यान रखना, इसमें सारी नहीं दी हुई है, आगे आपको डिटेल में दिया हुआ है, ये रही आपकी। चलो यहां से देख लो, देखो कितनी नेबरिंग कंट्रीज है इंडिया की, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, ये बिल्कुल याद रखना है आपको। टोटल 7 नेबरिंग कंट्रीज है, ठीक है, इंडिया की। तो अफगानिस्तान के साथ किस किस की मिलेगी, जम्मू एंड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरिया, जो पीओके जिसको बोलते हैं, ठीक है, पीओके होता है आपका पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरिया, यानी कि एक तरीके से आपको ध्यान हो, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं पीओके को। जब बंटवारा हुआ था तो कुछ पार्ट पाकिस्तान पे था और कुछ पार्ट हमारा इंडिया पे था, जम्मू एंड कश्मीर का, इसीलिए उसके ऊपर बहुत सारे वॉर्स होते रहते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, इसीलिए वहां का माहौल बड़ा ही वैसा रहता है, वायलेंस वाला, ठीक है बात। तो अफगानिस्तान के साथ सिर्फ जम्मू और कश्मीर की मिलेगी। उसके बाद है आपका चाइना, चाइना के साथ आपकी जम्मू कश्मीर की भी मिलती है, सिक्किम की, अरुणाचल प्रदेश की, उत्तराखंड की, हिमाचल प्रदेश की। कैसे, अब एक सेकंड देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, चाइना के साथ आपकी किस किस की मिलेगी, यहाँ पे है चाइना, कहाँ पे है, यहाँ पे है चाइना। तो आपकी हिमाचल की, उत्तराखंड की, सिक्किम की, अरुणाचल प्रदेश की और जम्मू एंड कश्मीर की, इन 5 स्टेट्स की आपकी किसके साथ मिलती है, चाइना के साथ। तो ध्यान रखना है आपको, ये रहा चाइना, तो इन सब की मिल रही है। चलिए बस याद रखना है आपको ये सारी चीजें। और बात करते हैं बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ मिलेगी आपकी जो इस साइड की 7 सिस्टर्स थी, ठीक है, 7 सिस्टर्स में से 5 की मिलेगी। बात करते हैं फिर भूटान की, भूटान की भी इन सब के साथ ही मिल रही है मेनली। म्यांमार भी, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम वही था नीचे। उसके बाद बात करते हैं नेपाल, नेपाल थोड़ा सा ऊपर की साइड था तो उसकी मिलेगी बिहार, उत्तराखंड, यूपी। नेपाल तो एक तरीके से ये है कि मिलता सा ही जाता है इंडिया में, वो जो हमारा थोड़ा सा इधर का पार्ट है 7 सिस्टर्स वाला, उसके थोड़ी सी इधर आता है लेफ्ट में नेपाल आपका। फिर बात करते हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान की मिलती है आपकी जम्मू एंड कश्मीर से, पंजाब से, राजस्थान से और गुजरात से। इस साइड है ना आपका पाकिस्तान, ध्यान रखना, नॉर्थ उसमें है, नॉर्थ से इधर, नॉर्थ, ये नॉर्थ साउथ, नॉर्थ वेस्ट की साइड है, इसलिए नॉर्थ वेस्ट वाली इससे मिल रही है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, प्रैक्टिस से आएंगे ये सारी चीजें। और क्वेश्चन बिल्कुल पूछा गया है कि कितनी नेबरिंग कंट्रीज हैं आपकी इंडिया की, तो कितनी नेबरिंग कंट्रीज हैं, मतलब वैसे तो नेबर सब है, लेकिन जो जो उसकी सीमा को टच करती है, तो वो कौन कौन सी है आपकी, 7 है। अफगानिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल एंड पाकिस्तान। अच्छा, इसके ट्रिक के जैसा आप इसको ले सकते हो, कैसे याद रखोगे, ACBB MNP, ACBB MNP, ये शॉर्ट से ऐसे ही याद रख सकते हो, ज्यादातर ट्रिक्स भी नहीं आती है उस टाइम पे याद, तो शॉर्ट में याद रख लो ACBB MNP, इससे आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे आगे के वर्ड्स याद रख लो, थोड़ा सा याद रहेगा, ACBB MNP। चलते हैं आगे। अच्छा, ये कुछ आपकी ये इनके ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अहमदाबाद एंड वलसाद, ये सब कहाँ पे है आपकी, वलसाद ये सब आपके किस में है, गुजरात में है। तो गुजरात के अंदर कुछ तो फेमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो ये क्यों पूछते हैं, क्योंकि आपकी जो EVS की बुक है
थर्ड फोर्थ फिफ्थ एनसीईआरटी की जो आपकी ईवीएस की बुक है उसमें इन ये जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे गुजरात मेनली स्टेट है, उसके अंदर इन डिस्ट्रिक्ट्स का नाम आया हुआ है। ट्रेन जाती है स्टेशन से तो कौन कौन से स्टेशन पड़ते हैं, इनका नाम आया हुआ है, इसलिए क्वेश्चंस इन्हीं से पूछता है मेनली। तो फिर आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ की जो एनसीईआरटी है बिल्कुल उसको अच्छे से करना है, उसी में से सारा कुछ लिया गया है। तो ध्यान रखना है, अहमदाबाद का तो आपको फेमस है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी अहमदाबाद को बोला जाता है, और वलसाड आपके दोनों गुजरात में है। कोझिकोड आपका केरला में है। मडगांव आपका गोवा में है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो ये गोवा वाला जब केरला से आई थिंक पता नहीं राजस्थान या फिर किस इलाके में आपका जो एक बच्चा है वो जाता है अपनी नानी के घर, केरला में जाता है, तो केरला से अबू धाबी का भी है एक चैप्टर आपका, और बहुत सारे चैप्टर है जब वो अपने मामा नाना के वहां जाता है, तो उस वाले चैप्टर में से लिया गया है कौन कौन से स्टेशन पे ट्रेन रुकती है, कौन कौन से स्टेशन बीच में आते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन वहीं से लिए गए हैं। तो ध्यान रखना है, मडगांव गोवा में है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं आपके, ये वाला भी आया हुआ क्वेश्चन है आपका, कि जब गोवा से केरल तक का मार्ग, गोवा से केरल जाते हैं तब ट्रेन में तो कितने ब्रिजेस पड़ते हैं और कितने टनल्स होते हैं आपके, तो आपका ध्यान रखना है 2000 ब्रिजेस हैं, 2000 तो क्या है आपके पुल हैं, और 92 टनल्स हैं आपके सुरंग, यानी कि जिनके नीचे से होकर ट्रेन गुजरती है। तो दोनों चीजें ध्यान रखनी है, 2000 ब्रिजेस एंड 92 टनल्स। और आपका जो नालमदा है, नलमदा भी जिसको बोलते हैं, वो आपका आंध्र प्रदेश में। तो ये कुछ आपके डिस्ट्रिक्ट्स के नाम है स्टेट्स के अंदर, तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि कहीं से भी कुछ भी पूछ लेता है। चलिए बात करते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं, तो फ्लावर वैली है वो आपकी कहाँ पे है, वो उत्तराखंड में है आपकी, जो आपका उत्तराखंड है। फ्लावर्स लाइक मैरीगोल्ड, जीनिया, ये क्या कैसे काम आते हैं, इनको कपड़ों को रंगने के लिए यूज किया जाता है। कैसे यूज करते हैं, देखो जो फ्लावर्स होते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स में बहुत वैसा कलर छूटता है, आपने देखा भी होगा कभी किसी फ्लावर को हाथ में लेकर, तो जिनमें से कलर छूटता है, तो ये वाले कलर है, ये वाले फ्लावर्स है वो मैरीगोल्ड हो गया आपका, जेनिया हो गया, ये डाई करने के काम आते हैं कपड़ों पे। क्या करते हैं, इनको गर्म पानी में, इन फूलों को गर्म पानी में डाल देते हैं, उसके बाद एक कलर छोड़ देते हैं, और उस कलर को आपका कपड़ों पे, जैसे कोई व्हाइट है या फिर दूसरे कलर का है, लाइट कलर्स के जो कपड़े होते हैं उनके ऊपर इन कलर्स को चढ़ा दिया जाता है, और इनका जो कलर है वो बहुत ही बोला जाता है एकदम से पक्का होता है, मतलब ऐसे नहीं उतरता, कच्चा वाला कलर नहीं होता है, पक्का वाला कलर होता है, क्योंकि नेचुरल फ्लावर्स हैं ये, नेचुरल चीजों से चीजें ज्यादातर नेचुरल ही मिलती हैं। अब आपका एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो आपका इत्र होता है, आपका सुना होगा इत्र, यानी कि जिसको सेंट बोलते हैं इंग्लिश में, परफ्यूम बोलते हैं, इत्र होता है जिसकी सुगंध आपकी बहुत टाइम तक नहीं जाती है। आप ये सिंपल जो परफ्यूम्स चल रहे हैं इनको लगा के देख लेना, फिर जो रियल इत्र होता है उसके लगा के देखना, उसके कई बार कपड़े धुल भी जाते हैं फिर भी उसकी जो खुशबू होती है वो कपड़ों में से नहीं जाती है। तो जो आपका फेमस इत्र है वो मिलता है, बनाया जाता है आपका यूपी के कन्नौज जिले में। ये भी ध्यान रखना है आपको, किसमें बनाया जाता है, कन्नौज जिले में। और जिला इत्र निर्माण के लिए फेमस है, ये अपने निर्माण के लिए यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ध्यान रखना इसको भाई, ये है आपका इत्र निर्माण के लिए। चले आगे, ये तीन चीजें आपसे पूछ ली जाती है कि फ्लावर वैली कहाँ है आपकी, फ्लावर वैली है आपकी उत्तराखंड में, और इत्र बनाने के लिए आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट, ये क्वेश्चन तो एसएससी वगैरह में भी आपसे पूछा गया है। चलिए कन्नौज में इत्र बनाया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, ये कुछ स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स है आपकी, क्योंकि ये आपकी ईवीएस की बुक में ली हुई है तो इसलिए वाली यहाँ पे बता रही हूँ। हलगुंडी जो है वो आपका कर्नाटक में है, और जो कहाँ पे, हिलगुंडी में जो बच्चों की पंचायत होती है ना उसको बोला जाता है भीमा संघ। ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि आपके जो कर्नाटक में हिलगुंडी है, ठीक है, उसमें जो आपका बच्चों की पंचायत है उसको बोला जाता है भीम संघ, भीम संघ। क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए ध्यान रखना, ये भी आपकी हिलगुंडी ही है, ठीक है, हिलगुंडी है जो एग्जैक्ट है आपका, होलगुंडी नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखने की, इसमें से जो इंपॉर्टेंट है आपका वो है भीम संघ।
भीम संघ किसको बोला जाता है? बच्चों की पंचायत को। बच्चे ही कुछ बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं और वो अपनी एक पंचायत सी बना लेते हैं, अपना एक जुड़ जाते हैं इकट्ठा कुछ किसी भी काम के लिए, तो उसको बोल दिया जाता है ये भीम संघ है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं दोस्तों आपके नेचुरल रिसोर्सेज की, यानी आपके प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, क्या क्या है। देखो इंपॉर्टेंट है ये भी, पेट्रोलियम से, डीजल से और आपके गैस हो गई, इन सब से क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए मतलब थोड़ी सी नॉलेज आपको इस टॉपिक की भी होना जरूरी है। तो प्राकृतिक संसाधन आपके मेनली क्या होते हैं? जो आपको प्रकृति से नेचुरली फॉर्म में प्राप्त हुए हैं, जैसे कि आपकी लैंड हो गई, आपकी जो सॉइल है वो हो गई, आपकी रॉक्स हो गई, पत्थर, पहाड़, पेड़ हो गए आपके, हवा हो गई आपकी, एनिमल्स हो गए आपके जो जानवर हैं, फॉसिल फ्यूल्स हो गए आपके, खनिज लवण जो होते हैं, जीवाश्म ईंधन मिनरल्स हो गए, ये सब क्या है आपके, ये इन्हीं से हमारी लाइफ चल रही है, बिल्कुल इन्हीं से चल रही है। देखो लैंड नहीं होती तो हम रहते किस पे, है कि नहीं? सॉइल नहीं होती तो हमारा खाना कैसे उगा पाते हम और कैसे खा पाते? तो भैया हवा नहीं होती, पानी नहीं होता, तो ये सब चीजें क्या है, तो ये सारी चीजें अगर नहीं होती तो हम धरती पर जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता। ये ही पृथ्वी पर जीवन का एक तरीके से बिल्कुल बेस है, तो ध्यान रखना है आपको ये सारी चीजें। वाटर है आपका, सनलाइट हो गई, सन हो गया, एयर हो गई आपकी, मिट्टी हो गई, ये जानवर हो गए आपके, फॉरेस्ट हो गए आपके जो पेड़ पौधे होते हैं, समुद्र हो गए, खनिज लवण हो गए आपके, मेटल्स हो गए, मिनरल्स हो गए, तो जितनी भी चीजें आपको नेचुरली रूप में गॉड ने दी है, प्रकृति ने दी है, उनको बोला जाता है प्राकृतिक संसाधन। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देख लेते हैं ये कितने टाइप के होते हैं। ये मेनली आपके 4 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका बायोटिक, एबायोटिक, और एक होते हैं आपके रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। जो आपके बायोटिक होते हैं वो होते हैं आपके, इनको बोला जाता है जैविक। क्या बोला जाता है दोस्तों? इनको बोला जाता है आपका जैविक, और एबायोटिक को बोला जाता है आपका अजैविक। वहीं आपके 2 टाइप अभी होते हैं रिन्यूएबल के आधार पर, ये होते हैं आपके ओरिजिन के आधार पर। ये किसके बेस पे होते हैं? ओरिजिन, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर। आपसे पूछ लिया जाए कि उत्पत्ति के आधार पर कितने टाइप के हैं आपके? 2 टाइप के हैं। और रिन्यू करवाने वाले आधार पर, उसके बेसिस पे हैं आपके ये 2 टाइप के। रिन्यूएबल वो होते हैं जो आपके नवीकरणीय साधन, जिनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? नवीकरणीय संसाधन। और नॉन रिन्यूएबल होते हैं आपके अनवीकरणीय। अब बात कर लेते हैं इनकी कि कौन से में क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले देखते हैं आपके बायोटिक, यानी कि जैविक संसाधन कौन से होते हैं। देखो जैविक का मतलब होता है आपका जो कि आपके डिराइव्ड किए गए हैं लिविंग थिंग से, डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, और या फिर आपके फॉरेस्ट हो गए, ठीक है, इन सब से जो आपके डिराइव किए गए हैं वो होते हैं आपके लिविंग थिंग। जैसे कि आपका क्या क्या हो गए आपके? वाटर हो गया, लैंड हो गई आपकी, आपके फॉरेस्ट हो गए, फिश हो गया, बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सारे किस में आएंगे? आपके बायोटिक में आएंगे। ध्यान रखना है, आपके बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गई, ठीक है, आपके फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए, ये सारे आपके फिश, मरीन लाइफ हो गई, ये सब आएंगे आपके जैविक संसाधन में, जो एक तरीके से लिविंग थिंग्स से निकाले गए हो, ठीक है, जिनमें लाइफ थी, उन जिनमें लाइफ है उन सब चीजों से डिराइव किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं एबायोटिक की, यानी कि आपका अजैविक कौन कौन से होते हैं। ये होते हैं आपके जो कि आपके नॉन लिविंग थिंग्स से डिराइव किए गए हैं। नॉन लिविंग थिंग्स जो कि मरी हुई थी पहले उनसे, जैसे कॉयल हो गया आपका, ठीक है, नेचुरल गैस हो गई आपकी, आपके कुछ फॉसिल फ्यूल्स हो गए, ये सब होते हैं आपके अजैविक संसाधन। जैसे आपका कोयला हो गया, गैस हो गई, और आपके फॉसिल फ्यूल्स हो गए जो आपके बहुत सारे खनिज लवण हैं, मिनरल्स हैं,
वो सारी वो किस में आएंगे आपके एबायोटिक में। ध्यान रखना, बायोटिक यानी जैविक, जैविक वर्ड से क्या मतलब जिनमें जीवन हो, और अजैविक मतलब जिसमें लाइफ से नहीं निकाले गए हैं, वो होते हैं आपके अजैविक। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रिन्यूएबल सोर्सेस की। रिन्यूएबल कौन से होते हैं आपके, जिनको हम बार बार नेचुरली है ना वो रिप्लेनिश होते रहते हैं। जैसे आपका सनलाइट है, क्या है आपका सनलाइट है, ये क्या है कभी खत्म नहीं होगी, सन हमें अपनी लाइट देता रहेगा। आपका क्या हो गया वाटर हो गया, लेकिन जिस हिसाब से हम वाटर को इस्तेमाल कर रहे हैं ये खत्म हो सकता है, लेकिन ये अपने आप नेचुरली धरती में बारिश होती है तो वहां से अपने आप रिप्लेनिश होता रहता है। मतलब एक तरीके से रिन्यूएबल वो है जो खुद से बनते रहते हैं, उनको बोला जाता है आपका रिन्यूएबल। अब बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल की, जो कि आपके खुद से नहीं बनते हैं, जो कि आपके एक टाइम पे जाके खत्म हो जाएंगे, जो खुद से नहीं बन सकते। आपका कोयल हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है, गैस हो गई आपकी, ये सारी चीजें क्या है आपके जितने भी मेटल्स हो गई, आपका ब्रॉन्ज, कॉपर, गोल्ड, ये जितनी भी आपकी मेटल्स हैं ये सारी क्या है भाई एक टाइम पे जाके खुद से नहीं बनेगी, अपने आप रिप्लेनिश नहीं होती है नेचुरली। आप जितना ज्यादा इनको इस्तेमाल करते जाओगे तो ये धीरे 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 खत्म होते जाएंगे। तो ये बातें आपको, चार चीजें आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। अब ये आपके चार टाइप के होते हैं। देखो ये दो टाइप अलग है आपके, बायोटिक एबायोटिक, ये ओरिजिन के आधार पर है और ये आपके यूजेस के आधार पर कैसे कैसे आप इस्तेमाल करते हो, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो चारों चीजें ध्यान रखनी है, प्लस हिंदी में भी बता दिया है कौन से आपके जैविक, अजैविक, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं आपके, देखो यहाँ पे डिटेल में देख सकते हो आप बायोटिक रिसोर्सेज आपके क्या होते हैं। ये होते हैं आपके जो लिविंग होते हैं, ठीक है, जो जिनमें जीवन होता है, आपकी लाइफ होती है, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए आपके, ये क्या है मेनली आपके बायोटिक रिसोर्सेज है। फॉरेस्ट हो गया आपका, फॉरेस्ट से डिराइव किए गए जैसे आपके जो भी क्या है प्लांट्स हैं, फॉरेस्ट प्लांट्स हो गए, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये जैसे आपका जू है यहाँ पे दिखाया गया है, इसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो ये क्या है हमारे बायोटिक रिसोर्सेज हैं। यहाँ पे प्लांट दिख रहा है आपको, क्रिसमस का ट्री दिख रहा होगा यहाँ पे आपको, ये भी क्या है आपका बायोटिक रिसोर्सेज है, जिनमें जो जीवन से जिनमें लाइफ है उन सब चीजों से ये निकाले गए हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज की। अब एबायोटिक कौन कौन से होते हैं आपके, जो कि आपके नॉन लिविंग है, जिनमें लाइफ नहीं है। मैंने बताया था आपको नाम से याद रखना है, बायोटिक यानी जैविक, एबायोटिक यानी अजैविक। अजैविक मतलब जिनमें जीवन नहीं है, जैसे आपकी सॉइल हो गई, मिट्टी हो गई, आपकी चट्टाने हो गई, पहाड़ हो गए, खनिज लवण हो गए, आपके मिनरल्स जितने भी होते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कुछ खनिज लवण है आपके, ये मिट्टी है और ये आपकी कुछ रॉक्स हैं, पहाड़ हो गए, ये सारी चीजें किसमें आएंगी आपकी एबायोटिक में। ध्यान रखना है, ये दोनों आपको बिल्कुल पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, जो कि आपके क्या होते हैं रिप्लेनिश होते रहते हैं बार बार। तो कौन कौन से होते हैं आपके रिन्यूएबल, नेचुरल प्रोसेसेस से, जो कि धरती अपने आप ही अर्थ पे अपने आप नए बनते रहते हैं। तो वो क्या है दैट आर रीफिल्ड कॉन्स्टेंटली, रीफिल्ड कॉन्स्टेंटली का मतलब जो लगातार अपने आप बनते रहते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी आपकी क्या होती है, जो आपको सन से एनर्जी प्राप्त होती है। तो देखो सनलाइट क्या है हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है, जो सन है जो लाइट देता है, उसी से हम सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्या है आपकी हमेशा चलती रहेगी, सन ऐसे ही लाइट देता रहेगा आपको और ऐसे ही आप सोलर एनर्जी को बार बार रिन्यू कर सकते हैं। वही बात करते हैं आपकी विंड एनर्जी। विंड एनर्जी भी वही यानी कि पवन ऊर्जा आपकी। अच्छा ये आपकी है सौर ऊर्जा, हिंदी वालों को वैसे तो पता होगा, मैं बोल तो रही हूँ, ये है आपकी पवन ऊर्जा, ठीक है बात। विंड एनर्जी देखो आपने देखा होगा, आपने प्रीवियस क्लासेस में शायद पढ़ा हो, छोटी क्लासेस में, या नहीं भी पढ़ा हो तो बड़ी बड़ी क्या लगी रहती है, पनडुब्बियां लगी रहती हैं, अपन चक्कियां बोलते हैं शायद इनको, ठीक है। तो ये क्या करती है, एयर वाइंड एनर्जी बनाने के काम आती है। बहुत खाली जगह पे ये बड़ी बड़ी बना दी जाती है। हवा टरबाइन होती है, ठीक है, हवा चलती है बहुत जोर से, जब हवा चलती है तो ये बहुत जोर से घूमती है
और इनसे हम एक वाइंड एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो देखो हवा क्या है, आपकी एक नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है। तो हवा हमेशा आपकी चलती रहेगी और ऐसे ही हम वाइंड एनर्जी बनाते रहेंगे। वही ऐसे ही रेन वाटर है आपका, रेन भी नेचुरली होती है, तो रेन होती रहेगी, आप उसको हार्वेस्ट करके अच्छे से रख सकते हो, तो वैसे ही बनता रहेगा। लेकिन वो अब जो टाइम चल रहा है उस टाइम पे आपको वाटर को बहुत ज्यादा, बहुत बेटर तरीके से, एक समझदारी वाले तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, वरना बहुत जल्दी खत्म भी हो सकता है। चलिए बात करते हैं ओशन एनर्जी। ओशन एनर्जी भी वहीं से होती है, जैसे आपके ओशंस होते हैं बड़े बड़े, तो उनमें क्या है, टाइड्स वगैरह आते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, उससे जो जितनी स्पीड से ओशियंस में आपकी हवा चलती है या फिर वो जो लहरें हैं वो उठती हैं, तो उससे वो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो ओशन एनर्जी होती है, ये भी चलती रहेगी हमेशा। वही आपकी है जियोथर्मल एनर्जी। फिर है आपकी हाइड्रो पावर एनर्जी। हाइड्रो पावर भी वही है आपकी जो वाटर की एक तरीके से इनसाइड है हाइड्रो पावर प्लांट। वाटर के जो प्लांट्स होते हैं, वाटर बनाना है, बिजली से, पानी से बिजली बनाते हैं। वही आपकी बायो एनर्जी। बायो एनर्जी वही है आपकी जो आपके एनिमल्स के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, बर्ड्स और एनिमल्स के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, उनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। ये सब साइक्लिंग होती है आपकी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, इंडस्ट्रीज होती है इनकी अलग अलग से। तो यहाँ पे आपको सबसे मेन चीज क्या याद रखनी है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपके होते क्या हैं, जो नेचुरली रिप्लेनिश होते हैं। और आपको एग्जाम्पल से याद रखने हैं, वाइंड, सोलर एनर्जी है, वाइंड एनर्जी है, रेन वाटर है, ये सारी चीजें। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं आपके नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की। नॉन रिन्यूएबल आपके कौन से होते हैं, जिनको हम बार बार, जो हमें नेचुरली अगर खत्म हो गए एक बार तो फिर हम नेचर हमें नहीं दे सकता। ठीक है बात, कि नेचर से प्रकृति हमें उनको बार बार नहीं देगी, लेकिन जो अभी हमने रिन्यूएबल पढ़े थे उनको हम बार बार रिन्यू करके नेचर हमें रिप्लेनिश करके देती रहेगी, लेकिन इन वालों को नहीं देगी। तो ये है आपके सबसे पहले फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स आपके कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका ऑयल हो गया, ऑयल में आपके पेट्रोल, डीजल, कोल, गैस हो गई आपकी। ठीक है, ये यहाँ पे कोल भी दिख रहा है आपको, कोल हो गया आपका, और ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, और क्या हो गया आपका न्यूक्लियर एनर्जी। जो आपका न्यूक्लियर होता है आपका जो अणु, परमाणु, और एक और होता है हिंदी में पता नहीं न्यूक्लियर को क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। चलो न्यूक्लियर एनर्जी होती है, नाभिक ऊर्जा होती है, सॉरी नाभिक ऊर्जा जो होती है आपकी वो वाली, और जो आपकी नेचुरल गैस होती है। एक तरीके से ये सारे क्या हो गए, फॉसिल फ्यूल्स ही है, आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना। तो कोल एक बार खत्म हो गया, जहां से बना है, बहुत ज्यादा मात्रा में मिला हुआ है, वो खत्म हो गया, तो इसको बनने में बता कितने हजारों साल लगते हैं। तो आप इसको बहुत जल्दी रिन्यू नहीं कर सकते, कितनी पीढ़ियां दर पीढ़ियां बदलती रहेंगी, जाने कितनी, तो आप इसको नहीं बना सकते। वहीं पे आपकी नेचुरल गैस हो गई, फॉसिल फ्यूल्स हो गए आपके यही, और आपका न्यूक्लियर जो होते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह बनते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं। तो ये सारे चीज आप दोबारा से नहीं बना सकते, इसलिए इनको आपको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं दोस्तों पेट्रोलियम की, यानी कि आपका जो पेट्रोलियम है वो कैसे कैसे निकाला जाता है। ये आपके टॉपिक, आपके सिलेबस में है ये वाले टॉपिक, आपका पेट्रोलियम और कोल तार कैसे, कोल जो आपका कोयला होता है वो कैसे निकाला जाता है, गैस वगैरह ये सब। जैसे पेट्रोलियम का तो सिर्फ अलग है फंडा, उसके बाद आपका कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, वो एक तरीके से ही बने हैं। एक तरीके से पेट्रोलियम के बारे में पढ़ लेते हैं। पेट्रोलियम देखो बहुत साल पहले, बहुत हजारों साल पहले जो आपके क्या थे, एनिमल्स रिमेन्स थे, बहुत सारे एनिमल्स मर गए थे। तो उस टाइम पे जैसे कुछ हुआ होगा, बोलते हैं प्रकृति चेंज हुई थी, कोई बहुत बड़ा, जैसे आते हैं ना वो, जब सारी चीजें उलट पुलट हो जाती हैं, पृथ्वी का विनाश होने वाला है, ये सारी कुछ चीजें हुई थी। तो बहुत सारे जो डेड एनिमल्स थे, प्लांट्स और एनिमल्स, ये सब क्या हुए, वहां पे नीचे दब गए थे, नीचे जमीन में बहुत गहराई तक ये दब गए थे। तो बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर की वजह से, तो ध्यान रखना है, हाई हीट और हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, इन तीनों चीजों की वजह से वो जो गल सड़ के जो बनाना एक काला सा गाढ़ा सा लिक्विड बन गया, उसको ही बोला जाता है आपका पेट्रोलियम। तो ध्यान रखने वाली चीज देखो, आपकी सबसे नीचे रॉक होती हैं, चट्टाने होती हैं, उनके नीचे से बिल्कुल निकाला जाता है, फिर कुछ रिजर्वियर्स होते हैं,
उसके ऊपर आपका वाटर, ऑयल, गैस, ये सारी चीजें, बड़े बड़े कुएं होते हैं, देखो कुएं होते हैं, यहाँ पे वाटर होगा, यहाँ पे ऑयल होगा, ये जो ऑयल है आपका, ठीक है बात, फिर आपकी गैस होगी। तो एक ही प्रोसेस है वैसे इन सब की, गैस की भी आपकी और आपके कोल होता है उसकी भी। तो ध्यान रखना है, ये बड़े बड़े वेल होते हैं, बहुत बड़े बड़े कुएं बना दिए जाते हैं, उनके बहुत नीचे से मिलता है आपको। सबसे पहले वहां पे वाटर मिलेगा, रॉक्स रहेंगी यहाँ पे। अच्छा देखो, ये होती हैं आपकी कुछ रॉक्स होती हैं, चट्टाने जो होती हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे होता है पानी, ठीक है। पानी के बाद आपको ये मिलेगा पेट्रोल, ऑयल हो गया जो, ठीक है, पेट्रोल, पेट्रोल से आपका डीजल बनाया जाता है, वो देखेंगे हम प्रोसेस कैसे बनता है, क्या बनता है। उसके बाद होती है आपकी ऑयल से ऊपर होगी आपकी गैस। ये सब किसकी वजह से हुआ है? बहुत ही हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से जो दबाव बना था, उस दबाव से वे जो गली सड़े एनिमल्स थे और प्लांट्स के वेस्ट थे, उन सब से जो एक गाढ़ा लिक्विड निकला काला, वो कहलाता है आपका पेट्रोलियम। तो आजकल भी पेट्रोलियम आपका दूर दूर से निकाला जाता है, बहुत बड़े बड़े कुएं होते हैं, जैसे आपका सऊदी अरब हो गया, तो वहां से पेट्रोल निकाला जाता है, वहां कुएं बने होते हैं, वहां तो पानी भी बहुत सस्ता, पेट्रोल सस्ता है, पानी बहुत महंगा है, क्योंकि वहां जो है ज्यादातर। अब ये भी है क्वेश्चन कि वहां ही क्यों इतने ज्यादा रेगिस्तान में इसके पेट्रोल के कुएं मिलते हैं, तेल के जो कुएं होते हैं बहुत बड़े बड़े गहरे, बहुत ज्यादा मात्रा में है वहां पे ये पेट्रोल, क्यों है ये? हो सकता है कि वो बहुत सारे जो डेड एनिमल्स थे वो वहीं एक साइड पे उस टाइम पे इकट्ठे हो और उसी टाइम पे वो उनकी डेथ हो गई और वहां पे दब गए। ये एक रीजन इसका बताया जाता है कि इस वजह से वहां पे ज्यादा तेल मिलता है। सऊदी अरब वाले इलाके में, आपका अबू धाबी हो गया, वहां पे ईरान में, इराक, ईरान, इन सब में तेल बहुत ज्यादा मिलता है। हमारा जो पेट्रोल है वो वहीं से आपका एक्सपोर्ट किया जाता है। चलिए, आप इसमें कुछ नहीं है याद रखने लायक कि कैसे बना था। बहुत हजारों साल पहले आपके जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स थे, उनके वेस्ट प्रोडक्ट से, हाई टेम्परेचर और प्रेशर से आपका बहुत नीचे जाके जमीन में गहराई में एक गाढ़ा लिक्विड बन गया, जिसको बोला जाता है पेट्रोल। फिर उसको रिफाइन किया जाता है और उससे देखा जाता है कि पेट्रोल से आपकी गाड़ियां चलती हैं, डीजल से अभी आपकी गाड़ियां चलती हैं, गैस भी ऐसे ही फॉर्म हुई है, अलग अलग फॉर्म में ये इस्तेमाल किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं कि इसकी रिफाइनिंग की क्या क्या प्रोसेस है और कौन कौन सी चीजें इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। देखो, इसकी है ना बड़ी बड़ी पेट्रोलियम की रिफाइनरीज होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी रिफाइनरी होती है, जिनमें से एक कच्चा जो तेल होता है पेट्रोल ये भर के लाया जाता है। फिर वहां पे ऐसे आपकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस होती है। किसकी प्रोसेस होती है भाई? इस प्रोसेस का नाम आपसे पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना है, प्रोसेस का नाम है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का देखो, जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब यहाँ पे फ्रैक्शंस में अलग अलग चीज को अलग अलग हाई प्रेशर और दबाव पे, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे बॉईल किया जाता है। मतलब उनको ज्यादा, देखो यहाँ पे इनके है ना अलग अलग आपके प्रेशर्स होते हैं। यहाँ पे आपका 25 डिग्री सिर्फ, और यहाँ पे आपका हाईएस्ट 350 डिग्री जो आपका टेम्परेचर होता है। उतने टेम्परेचर में इसको, इस पे दबाव डाला जाता है, तो उससे क्या मिलता है? आपका रेजिड्यू मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं हीटेड क्रूड ऑयल। अब ये जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल होता है जिसको निकाल के लाते हैं कुओं में से, वो यहाँ पे आपका हीट किया जाता है, ठीक है बात। यहाँ से आपको मिलता है, इसको इनके अलग अलग टेम्परेचर्स भी होते हैं। इसको किसी टेम्परेचर पे किया जाता है तो फ्यूल ऑयल मिलता है हमें, जो आपका ईंधन ऑयल होता है, जिसको कहाँ में आप शिप्स में इस्तेमाल करते हो, एरोप्लेन्स में इस्तेमाल करते हो, पावर स्टेशन होते हैं आपके, जैसे जनरेटर में फ्यूल ऑयल चाहिए, आपके बड़े बड़े शिप्स होते हैं जो जहाज होते हैं पानी के, उनमें ये वाला फ्यूल ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। फिर बात करते हैं आपका, अगर एक इस वाले प्रॉपर एक अलग टेम्परेचर है, इस पे इसको बॉईल किया जाता है, तो वहां से बनता है आपको डीजल ऑयल। डीजल का इस्तेमाल आप गाड़ियों में करते हो, जो आपकी लॉरीज होती है, लॉरीज जो सामान ढोने के काम आती है, बसेस होती हैं आपकी, देखो अलग अलग होती हैं, आपको भी पता है, डीजल की बसेस अलग होती हैं, गैस की भी बसेस होती हैं, आपकी पेट्रोल की अलग होती हैं।
तो सारी चीजों में अलग अलग चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। आप देखो डीजल की थोड़ी सी उसकी जो एवरेज होती है वो थोड़ी सी कम होती है, उसकी जो स्पीड होती है वो भी कम होती है, और जो आपकी पेट्रोल से चलती है उनकी स्पीड एवरेज ज्यादा होती है। अब बात करते हैं केरोसिन। केरोसिन आपका मेनली एयरक्राफ्ट फ्यूल, जो आपके एयरक्राफ्ट होते हैं बड़े बड़े, उनके ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। फिर बात करते हैं आपका नैपथा, ये आपका मेकिंग केमिकल्स, इस वाले ऑयल का इस्तेमाल की जो बड़े बड़े केमिकल्स बनते हैं फैक्ट्रीज में या फिर आपके गेहूं के उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, जो केमिकल्स एक तरह फर्टिलाइजर्स के रूप में भी। ठीक है बात। यहाँ पे फिर बनता है आपका गैसोलीन, जिसको पेट्रोल बोला जाता है। पेट्रोल और गैसोलीन ये आपका गाड़ियों में जो ऑयल है वो इस्तेमाल होता है। फिर बात करते हैं आपके रिफाइनरी गैसेस, ये आपका गैसेस एक तरीके से जो बोतल में गैसेस वगैरह भरी जाती हैं वहां पे इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे कूल, सबसे कम टेम्परेचर पे ये वाला होता है जहां से आपकी गैसेस बनती हैं। तो ये वाली चीजें आपको ध्यान रखनी। सब प्रोसेस का नाम पूछ लिया जाता है कि किस वाली प्रोसेस से जो पेट्रोल है वो रिफाइन किया जाता है, तो इसी वाली से किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो यहीं पे इसकी जो गैसेस मिलती हैं, नेचुरल गैसेस यहीं से मिलेंगी ये भी। तो इसी की प्रोसेस में से आपको डीजल मिलता है, गैस मिलती है, और पेट्रोल, गैसोलीन, वैक्स, मोम जो होता है आपका वो भी इन्हीं से मिलता है। सारी चीजें जो होती है आपका जो लुब्रिकेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है वो एक तरीके से जो ट्रैक्टर वगैरह में लगाते ग्रीस, जो आपका ग्रीस होता है वो भी इसी से मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे जिस हिसाब के क्वेश्चन आएंगे उस हिसाब से बताया जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस फॉर्मेशन। वही है कि ऑयल और नेचुरल गैस कैसे कैसे आपके फॉर्म हुए। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखो ओशन 300-400 मिलियन ईयर्स है वो। ध्यान मतलब सोच के देखो कितने मिलियन, 1 मिलियन ही कितना ज्यादा होता है आपका, 10 लाख के बराबर होता है। तो 300-400 मिलियन ईयर्स है वो, बहुत ज्यादा टाइम पहले आपके क्या हुए थे, ये जो छोटे छोटे सी प्लांट्स थे, जो ओशियंस में आपके प्लांट्स होते हैं, तो ऑयल और नेचुरल गैस के बारे में देखते हैं। देखो जो बहुत साल पहले आपका क्या था, आपके इस्तेमाल किए जाते थे छोटे छोटे सी प्लांट्स होते थे, जो ओशियंस में, समुद्र में जो छोटे छोटे प्लांट्स आपके बन जाते हैं। और क्या थे, छोटे छोटे एनिमल, जैसे वहां पे फिशेस वगैरह होती हैं बहुत तरीके की, और भी बहुत सारे एनिमल्स उसमें रहते हैं ओशियन में। तो वो क्या थे, वो मर गए थे, डाइड हो गए थे, एंड वर बरिड एंड ऑन द ओशियन फ्लोर। और धीरे धीरे वो नीचे जाके वहां पे, जैसे इनकी बॉडी थी, अब जैसे ये मर गए तो नीचे जाके यहाँ पे ये इकट्ठा हो गए, यहाँ पे सारे जमा हो गए। ठीक है। ओवर द टाइम दे वर कवर्ड बाय लेयर्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो बहुत मिट्टी और रेत, इन सब से ये क्या हो गए, ढकते गए। किस किस से, आपके सैंड और सॉइल से ये सब ढक गए। सिर्फ सिंपल है, पानी में बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, उन सब का क्या हुआ, जैसे ही वो मर के नीचे उस पे आ गए तल पर आने के बाद उनके ऊपर रेत मिट्टी ऐसे ऐसे वो दबते गए। अब वो बहुत ऊंचे ऐसे ऐसे दबते गए। फिर उसके कुछ हजारों साल बाद फिर से क्या हुआ, आपका रिमेन्स वर बरीड डीपर एंड डीपर, वो और ज्यादा नीचे होते गए। जैसे उनके ऊपर ये आ गया, या आपका सैंड और सिल्ट होता है एक तरीके से, रेत का एक टाइप होता है। सैंड और सिल्ट, रेत मिट्टी, ये सब उनके ऊपर जमती गई और वे और भी नीचे आते गए। वे अब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे सैंड है। तो क्या हुआ, बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर उनके ऊपर अप्लाई हुआ, बहुत ज्यादा। देखो जब कोई भी चीज दब जाती है किसी के भी ऊपर तो क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर ही होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है और आपका प्रेशर ज्यादा होता है। तो ज्यादा प्रेशर और हीट से ये क्या हुए, ये टर्न्ड हो गए ऑयल और गैस की फॉर्म में। किसमें बदल गए, गाढ़े लिक्विड की फॉर्म में, और एक जो गैस बन जाती है ना, उसमें ये सारी चीजें आपकी कन्वर्ट हो गई। फिर क्या हो गया, आज हम क्या करते हैं, आजकल जो बड़े बड़े आपके रॉक होती हैं, हम उन्हीं को इतनी नीचे गहराई से निकालते हैं, जिसको आपका पेट्रोल बोला जाता है, नेचुरल गैस बोला जाता है। तो ये सारी चीजें आपकी ऐसे ही निकाली जाती हैं। तो ध्यान रखना है आपको। हाँ, बड़े बड़े वेल्स होती है, कुआं होते हैं, और बड़े बड़े ऊपर से ऐसे मशीनरी टाइप होती है, नीचे से जमीन में से उसको भर भर के निकाला जाता है। ये आपको पता होगा जरूर। तो आई होप आपको 2 टाइप मैंने बता दिए हैं, पेट्रोलियम का और आपका ऑयल एंड नेचुरल गैस का।
ऐसे ही फॉर्म होते हैं, कैसे उनका आपका डिस्टिलेशन की प्रोसेस से उनको रिफाइन किया जाता है, फिर इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो रिफाइन करना क्यों जरूरी है, क्या पता पूछ सकता है वाला क्वेश्चन, क्योंकि देखो अब यहाँ से आप ऐसे ऐसे निकाल रहे हो उन गार्डन लिक्विड्स को, अब उनमें ऐसा तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो इम्प्योरिटीज होंगी ही, इसलिए उन इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए उनको रिफाइनरीज में, बड़ी बड़ी रिफाइनरीज बनी होती हैं, उनमें भेजा जाता है और इसीलिए उनको रिफाइन किया जाता है ताकि उनको बेटर तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं आपके कोल की, जो आपका कोयला है वो कैसे फॉर्म हुआ था। देखो ऑयल और नेचुरल गैस की जो प्रोसेस थी वो तो सेम है आपकी, कि आपका जो पेट्रोल हो गया, आपकी गैस हो गई, ये कैसे फॉर्म हुई है। अब बात करते हैं आपकी कोयले की, वो कैसे फॉर्म हुआ है। कोयला को बोला जाता है कि जो आपके बड़े बड़े बिफोर डायनासोर्स मेनी डाइड इन द अर्थ। देखो डायनासोर्स का तो आपका पेट्रोलियम से कनेक्ट करके माना जाता है कि जो बड़े बड़े एनिमल्स थे ना वो डायनासोर्स थे, जो कि नीचे मर गए थे, दब गए थे, उनसे ही पेट्रोल बना। लेकिन डायनासोर से भी पहले बहुत बड़े बड़े जो प्लांट्स थे, अब जैसे धरती चेंज हो गई, पहले ऐसे ही बहुत सारी जो आपकी प्रोसेस है वो चलती रहती थी, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, तो जो ये ऐसे आपके बड़े बड़े प्लांट्स थे वो क्या हुए, नीचे धरती में जमीन में जाके वो दब गए। उसके बाद बहुत हजारों साल, बहुत लाखों साल बाद द प्लांट्स वर बरीड अंडर वाटर एंड डर्ट, वही है जो जो डेड प्लांट्स थे। अच्छा ध्यान रखना है आपको, जो पेट्रोल है वो आपका एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के रिमेन से बना है, लेकिन जो आपका कोल है उसको बना था सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के रिमेन से बना है, इसमें एनिमल्स का रिमेन्स नहीं था। तो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो जो डेड प्लांट मैटर था, अब जैसे ये जो प्लांट्स हैं, ये इनकी जो अपनी पत्तियां होती हैं, तने होते हैं, वो सब क्या हुए, नीचे नीचे दबते गए और उनके ऊपर वही डर्ट और सैंड ऊपर जमा होती गई। उसके बाद क्या हुआ, आपका हीट और प्रेशर, बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर, जब कोई भी चीज दब जाती है तो उसके ऊपर अपने आप ही अप्लाई हो जाता है। उन्होंने क्या किया, क्या कर दिया, यहाँ पे कोल गैस फॉर्म हो गया, जो आपके डेड प्लांट मैटर्स थे, तो उन्हीं से उनके ऊपर चट्टाने थी, फिर रेत है, तो इनको भी ऐसे ही, कोल को भी ऐसे ही ढूंढ ढूंढ के खोद खोद के निकाला जाता है। पहले डर्ट हटाई जाती है, उसके बाद चट्टानों के नीचे से कोल को निकाला जाता है खोद खोद के। तो कोल में भी ऐसा कुछ नहीं है, बस ध्यान रखनी है दोनों चीजें आपको डिफरेंट्स हैं। डिफरेंट क्या है, पेट्रोलियम में आपका जो बड़े बड़े एनिमल्स के रिमेन्स थे, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों का मिक्स था, और कोल आपका सिर्फ और सिर्फ आपका जो डेड प्लांट मैटर्स होते हैं उनका था। तो ध्यान रखनी है दोनों चीजें। अब चलते हैं आगे। अब देखो कोल को भी आप कई उसमें इस्तेमाल कर सकते हो, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोल के पार्ट्स क्या है, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है। तो एक होता है आपका कोल के 4 टाइप के वो होते हैं, एक होता है आपका पीट, दूसरा होता है आपका इग्नाइट। पीट आप देख पा रहे हो ऐसी फॉर्म होती है इसकी, कुछ ईंट के जैसी होती है, ऐसा ब्राउन सा कलर होता है। वही आपका इग्नाइट, पीट जो होता है आपका ज्यादातर किसी स्क्वायर की शेप में होगा या फिर रेक्टेंगल की शेप में होगा, लेकिन आपका जो इग्नाइट होता है वो किसी भी शेप में, पत्थर जैसे होते हैं उस शेप में होगा। आपका जो बिटुमिनस होता है ये सबसे बेस्ट माना जाता है, आपका कोल की जो बेस्ट क्वालिटी होती है वो बिटुमिनस होती है। वही बात करते हैं आपकी एंथ्रासाइट की, ये भी आपका इसका एक टाइप है। तो ये चारों आपको ध्यान रखने हैं कौन कौन से हैं। अच्छा आप देखो, इसी से आपके कोल तार में निकाला जाता है, कोल से। और जो आपका कोल तार से क्या होता है, आपका रोड्स को बनाने के काम आता है, जो सड़कें बनती है हमारी कोल तार से बनती है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। कोल का इस्तेमाल आपका कहाँ कहाँ किया जाता है, ईंधन के रूप में किया जाता है। जो आपकी ट्रेनें थी, पहले जो ट्रेनें चलती थी, आपने पुरानी मूवीज में देखा भी होगा, जो फेमस मूवी है आपकी गदर, उस मूवी में आपने देखा होगा वो जो सन्नी देओल है वो भर के उसमें से ट्रेन का जो कोयला होता है उसको जल्दी जल्दी डालते रहते हैं और उससे वो इंजन चलता रहता है। तो सबसे मेन काम इसका था कि इसको ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अब इससे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनते हैं, जैसे इसके बहुत सारे पार्ट हैं, तो इन सबको अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपको सड़कें बनाने में, रोड बनाने में, ग्रीसिंग के लिए, लुब्रिकेंट्स के रूप में, बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स पॉल्यूशन की। अब देखो आप इन सारी चीजों को इस्तेमाल कर रहे हो,
पेट्रोल को आपने इस्तेमाल किया, आपने कोल को इस्तेमाल किया, आपने नेचुरल गैस को इस्तेमाल किया, तो क्या इससे आप जैसे जैसे इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कोई भी चीज जलती है, ये एक तरीके से ईंधन के रूप में इस्तेमाल होते हैं। अब ये ईंधन के रूप में इस्तेमाल होते हैं तो इनमें से धुआं निकलता है। अब जो वो धुआं निकलता है उसी से हमारा क्या होता है, पॉल्यूशन फैलता है। आपने कोई अगर विलेज से हो या फिर आपने देखा होगा कहीं पे कि गांव में क्या होता है, चूल्हे पर रोटी सब्जी बनाई जाती है, तो जो चूल्हे पर खाना बनाते हैं आपके, वो लकड़ियों को जलाते हैं और उनके लकड़ियों को जलाते हैं और जो उनके बहुत सारे उपले होते हैं उन सबको भी जलाते हैं। तो उनसे क्या हो रहा है, एक तरीके से पॉल्यूशन फैल रहा है, वो उनको ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे ही जो हमारी बड़ी बड़ी गाड़ी हो गई, बस हो गई, ट्रेन हो गई, एरोप्लेन्स हो गई आपके, ये क्या है, ये भी इसको ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। एनवायरमेंट पॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा स्पीड से बढ़ता जा रहा है। आपको पता नहीं होगा, इतना पॉल्यूशन पटाखों से नहीं फैलता जितना पॉल्यूशन आपका एक दिन में एक जो एरोप्लेन का फ्यूल होता है वो फैला देता है। जो आपके एरोप्लेन उड़ते हैं वो एक दिन में बहुत ज्यादा फैला देता है, जितना कि आपका जो दिवाली पे पटाखों का पॉल्यूशन होता है इतना नहीं होता है। आपकी इतनी कार्स चलती हैं, इतनी गाड़ियां हैं, रोड पे जाके देखोगे कभी, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैल रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो इसका एक अल्टरनेटिव क्या इस्तेमाल कर सकते हो कि आप ज्यादा से ज्यादा नेचुरल गैस को इस्तेमाल करो, क्योंकि गैस से पॉल्यूशन नहीं होता है। जो आपकी सीएनजी होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, वो कंप्रेस्ड होती है, इसलिए उसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि पॉल्यूशन ना फैले। आप देखते भी होंगे कभी रोड पे जाते हो तो गाड़ियों में से क्या है, पीछे से धुआं निकलता रहता है, क्योंकि वो ईंधन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तो वो क्या कर रहा है, लोगों के अंदर जा रहा है और हमारे पॉल्यूशन को हमारी हवा में फैल रहा है। अब हवा के थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी एयर ही अंदर लेते हैं, एयर से ऑक्सीजन लेके अपनी बॉडी में जाती है हमारी में, तो वो हमारे अंदर जा रही है। पॉल्यूटेड जो एयर होती है उसके अंदर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, बहुत सारी सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजस ऑक्साइड, जहरीली गैस है उसके अंदर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, ये सारी गैसें उसके अंदर भरी हुई होती है जो हमारी बॉडी के अंदर जाके, इसीलिए इतनी सारी जो बीमारियां हैं ये बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा फैलती जा रही है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले पॉल्यूशन की। हेल्प आई कांट ब्रीथ, ये यहाँ पे आप अर्थ है देख पा रहे हो, ये क्या है, हमारी अर्थ है। तो क्या कह रही है कि मेरी हेल्प करो, मैं ब्रीथ नहीं ले सकती, मैं सांस नहीं ली जा रही है मेरे से, इतना पॉल्यूशन है। बड़े बड़े शिप चल रहे हैं, देखो यहाँ से इतना धुआं निकल रहा है, गाड़ियां चल रही हैं, ये इतना धुआं निकाल रही हैं, आपके प्लेन हो गए, एरोप्लेन से सबसे ज्यादा होता है, इतना गाड़ियों से नहीं होता, इतना एरोप्लेन से होता है। लेकिन लगता यह है कि नहीं, मतलब दिखता नहीं है कि उससे निकल रहा है कुछ धुआं हुआ, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, आपने बारीकी से देखा नहीं होगा। उसके बाद जो चिमनियां होती हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हो गई, फैक्ट्रीज हो गई, इन सब से इतना ज्यादा पॉल्यूशन फैलता है कि बस सांस लेने में भी इसको दिक्कत आ रही है हमारी अर्थ को। और हम क्या करते जा रहे हैं, ऊपर से प्लांट्स को काटते जा रहे हैं, अपने फॉरेस्ट को कम करते जा रहे हैं जो इस एयर को क्लीन करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, एयर को क्लीन करते हैं, हवा को साफ स्वच्छ करते हैं, तो हम उनको और काटते जा रहे हैं। जितना ज्यादा काटेंगे उतनी ज्यादा जो पॉल्यूशन भरी चीजें हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाएंगी। तो प्लीज आपको देखना चाहिए क्या करना है क्या नहीं। पॉल्यूशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑन द प्लेनेट। तो जो पॉल्यूशन है आपका, पर्यावरण प्रदूषण है आपका, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी समस्या है आपकी, और सबसे खतरनाक भी है। और ये क्या करती है, आपकी धरती को डिस्ट्रॉय कर सकती है, एंड ओरिजिनल जो हमारा नेचर होता है, हमारी जो प्रकृति है उसको खत्म कर सकती है। और हमें तो साथ में करेगी ही, जब हमारी अर्थ ही नहीं बचेगी तो हम कैसे बचेंगे। तो आपको हर चीज पे कंट्रोल करके अच्छे से अच्छे, मतलब आपको एक तरीके से प्लानिंग करनी है कि कैसे आप इस पॉल्यूशन को कम कर सकते हो। हर कोई थोड़ा थोड़ा योगदान देगा तो ये सारी चीजें सॉल्व हो सकती हैं। आप देखो क्या कर सकते हो, बहुत सारे प्लांट्स लगा सकते हो, जैसे हर कोई अपनी लाइफ में कम से कम एक दो पौधे पेड़ तो उसको लगाने चाहिए, ये बोला भी गया है। अब जी कम से कम, जैसे आप हर कोई अपनी गाड़ी से जाता है, अब एक अकेला इंसान अपनी एक गाड़ी से जाता है, इसलिए बहुत सारे लोग शेयरिंग में जाएं, बसेस का इस्तेमाल करें, जो आपकी सीएनजी बसेस होती हैं, ये सारी चीजें इस्तेमाल करके आप थोड़ा बहुत पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देख लेते हैं हम कि आपके टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, कि आपके जो पॉल्यूशन है, पर्यावरण है, उसके कितने प्रकार होते हैं।
सबसे पहले होता है आपका एयर पॉल्यूशन, यानी कि आपकी जो एयर है वो हो रही है, एयर किससे पॉल्यूट होती है, आपकी सबसे ज्यादा जो धुआं निकलता है उनसे पॉल्यूट होती है। उसके बाद है आपका वाटर पॉल्यूशन। अब आपको वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है, यानी कि जल प्रदूषण। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं मेनली, जैसे आपका कूड़ा कचरा हो गया, इंडस्ट्रियां बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उनके जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी वेस्ट बेकार चीजें होती हैं, उन सबको क्या करते हैं, वो उनके पास फिर नदी नाले होते हैं, उसमें डंप कर देते हैं, उसमें डाल देते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा जल प्रदूषित हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं नॉइज पोल्यूशन की। आपका नॉइज पोल्यूशन, गाड़ियों के बजते इतने हॉर्न, मतलब रोड पे कभी जाकर देखोगे तो ट्रैफिक हो जाती है, या फिर आप कहीं जगह जगह कहीं बहुत जोर से म्यूजिक बज रहा है, उनसे नॉइज पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट है आपका लैंड पोल्यूशन, आपका जो धरती का पर्यावरण का वो है प्रदूषण। लैंड पोल्यूशन आपका किस वजह से हो सकता है कि आप क्या कर रहे हो, जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको ऐसे ही जमीन पे, जहरीली चीजों को ऐसे ही जमीन पे डाल रहे हो, ऐसे ही छोड़ रहे हो, और क्या कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा उसकी जो पेड़ पौधे हैं उनको काट रहे हो, तो उसका एक तरीके से वो पॉल्यूशन के अंदर ही आ जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अब वन बाय वन इनको देख लेते हैं। बात करूं अगर मैं एयर पॉल्यूशन की, यानी आपका जो वायु प्रदूषण होता है, बहुत ही फेमस है, पूछ लिया जाता है इसके ऊपर क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज हैं, जिसमें से आपकी नाइट्रोजन जो गैस है उसकी परसेंटेज 78% है, ऑक्सीजन की 21 है, और आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी 0.03% है। बाकी आपकी जो और सारी सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, मोनोऑक्साइड हो गया, और भी कुछ गैसेज हैं आपकी, आर्सेनिक हो गई, ये जो नोबल गैसेस होती हैं, इन सब की जो परसेंटेज है वो अलग अलग पाई जाती है, जो बची कुछ परसेंटेज है। तो सबसे पहले तो यहाँ से क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, वो है आपकी नाइट्रोजन 78%, या पूछ ले ऑक्सीजन कितनी मात्रा में पाई जाती है, तो 21%। अब आप खुद से लगा के देखो आपका एयर पोल्यूशन किन किन रीजनों से हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट आपका, जो आप गाड़ियां रोड पर चलाते हो उनसे सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है, उनसे जो धुआं निकलता है वो हमारे एटमॉस्फेयर में ऊपर जाके मिल जाता है, जिससे कि आपका एयर पोल्यूशन हो रहा है। यहाँ पे अच्छे से देख पा रहे हो ये क्या हो रहा है, बड़ी बड़ी चिमनियां हैं, ये फैक्ट्रियों के नीचे क्या होता है, फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रियों में जो भी माल बनाया जाता है तो उसको देखो बॉयल किया जाता है, कच्चा होता है, पकाया जाता है, तो उनसे जो भी धुआं निकलता है वो सारा धुआं आपका, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा रीजन है, ये सबसे बड़ा मेन रीजन है आपका एयर को पॉल्यूट करने का। क्योंकि जो चिमनी होती है हर टाइम चलती रहती है, आपकी फैक्ट्रीज में काम हर टाइम होता रहता है, जिससे आपका पॉल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। वही बात करते हैं अगर कहीं पे आग लग जाती है, फिर किसी रीजन से आपके फार्मर्स होते हैं जो एक तरीके से बचे हुए वेस्ट होते हैं उनके खेतों में, उनको जला देते हैं, जो पराली होती है उसकी वजह से अगर उसको जला दिया जाता है, दिवाली के टाइम पे आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन अब हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि क्या है क्या नहीं, लेकिन अगर पराली जला दी जाती है तो उससे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। कहीं पे आग लग जाती है, मानो फॉरेस्ट में ऐसे ही आग लगती रहती है, नेचुरली भी आग लग जाती है फॉरेस्ट में, या फिर सनलाइट की वजह से बहुत ज्यादा हीट होती है तो भी आग लग जाती है, तो उससे जितना भी धुआं निकलता है वो सब क्या है, आपका एयर को पॉल्यूट कर रहा है। अब विलेजेस में खाना कहाँ बनता है, आपका चूल्हे पे बनता है, चूल्हे में वो धुआं तो होगा ही, आप लकड़ियों को जलाओगे तो धुआं होगा, वो जो आपका स्मोक होता है, धुआं होता है, वो पॉल्यूशन का कारण बनता है, गांव के लोगों में बीमारियां फैलाता है, अस्थमा, दमा जैसे रोग, उनकी बॉडी के अंदर वो धुआं जाता है तो नुकसान होता है। अब बात कर लेते हैं, आपकी ये देख पा रहे होंगे वहां पे गाड़ियों का मेन रीजन दिखाया, गाड़ियां रोड पे चलती हैं, इतना ज्यादा धुआं फेंकती रहती हैं, तो ये क्या है, एयर को पॉल्यूट कर रहा है आपका। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको जो स्मोक सा बन जाता है, अब ये स्मोक आपका ज्यादातर दिवाली पे देखने को मिलेगा आपको, या फिर जब पराली वगैरह जलाई जाती है जब देखने को मिलेगा, तो ये भी क्या है, एयर को पॉल्यूशन का रीजन है। वही आपका ये तो दूसरी तरफ से आग है, जगह जगह कहीं पर भी आग लग जाती है, वही है एयर को पॉल्यूट। देखो एयर तो मोस्टली पॉल्यूट आपकी 2-3 रीजन से ही होती है, एक तो आपका जो गाड़ियों से निकलता हुआ धुआं है, तो सबसे ज्यादा आपका जो एरोप्लेन्स होते हैं उनसे निकलता हुआ धुआं है, ट्रेन से निकलता धुआं, जहां से भी निकल रहा है, जिस भी फॉर्म में आपका धुआं निकल रहा है वो एयर को पॉल्यूट कर रहा है, बस ये बात ध्यान रखना। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे पॉल्यूशन की तरफ। आपका ये है आपका वाटर पॉल्यूशन।
यानी वाटर पॉल्यूशन आपका लिखा भी यहाँ पे कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, आई थिंक विजिबल नहीं होगा आपको। चलिए, किससे होता है आपका जो वाटर पॉल्यूशन होता है, पानी जल प्रदूषण आपका किस किस रीजन से हो सकता है। सबसे पहले बात करूं कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो डिस्चार्ज होता है आपका कहाँ पे, बड़ी बड़ी नदियों नालों में, जो हमारी बड़ी बड़ी फेमस नदियां हैं जहां से पीने का पानी प्योरीफाई होके आता है। तो ये आप देख पा रहे होंगे दो बड़े बड़े वो लगे हैं यहाँ पे पाइप, इंडस्ट्रियल वेस्ट है। बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां होती हैं, कंपनियां होती हैं, वो क्या करती हैं, अपना जो भी प्रोडक्ट बनाती है उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं उन सबको वॉश करती हैं। वॉश करने के बाद इतना सारा गंदा जो आपका सामान होता है वो सब किसमें, किसी नदी नाले में ही जाके मिल जाता है। तो यहाँ पे वाटर पॉल्यूशन हो रहा है आपका। फिर है आपका डंपिंग गार्बेज एंड रॉ सीवेज, जो आपका कूड़ा कचरा होता है मोस्टली वो सब क्या है, ऐसे ही फेंक दिया जाता है आपका पानी में, नदियों नालों में। और आपको पता है इनको डिकम्पोज होने में इतने साल लग जाते हैं, हर चीज का डिकम्पोजिशन टाइम अलग होता है, तो बहुत टाइम लग जाता है इन सब चीजों को डिकम्पोज होने में। चलिए अब और बात करते हैं ऑयल स्पिल्स, हार्ड टू क्लीन अप। ऑयल स्पिल्स क्या होते हैं, आपके जो तेल के बड़े बड़े कुएं होते हैं वो क्या करते हैं, देखो ऑयल टैंक होते हैं जैसे जो भर भर के लाते हैं, अब उनको भी साफ करना होता है, तो वो क्या करते हैं सबको पानी में ही, पानी से ही साफ करते हैं, और उस जो मेन वाटर का सोर्स होता है कहीं नदी के पास जाके उसमें ही सारी चीजें मिल जाती हैं। फिर बात करते हैं आपके सीपेज फ्रॉम लैंडफिल। ये देख पा रहे हो आप कितना ज्यादा, अब किसी एक जैसे आपके एरियाज भी होते हैं उन सब से कूड़ा इकट्ठा करके किसी एक जगह पे डाल दिया जाता है, क्या मतलब वो नदी नालों के पास डाल दिया जाता है, बड़ी बड़ी जो आपकी रिवर्स बह रही हैं, तो उससे भी क्या होगा, हमारा जो वाटर है वो पॉल्यूट होगा, पीने लायक भी नहीं रहता है, इतना पॉल्यूशन फैलाते हैं लोग। और जो एक धार्मिक वो भी है इसके पीछे कि लोग जो होते हैं अपनी धार्मिक, जो उनकी धार्मिक वस्तुएं होती हैं उनको भी उनकी मान्यता है कि पानी में फेंकना चाहिए, तो वो भी डिकम्पोज नहीं हो पाती है इतने इतने सालों तक, उससे क्या होगा, पॉल्यूशन फैल रहा है। तो लेकिन बहुत सारे प्रोग्राम्स आपके चलाए जा रहे हैं, जैसे कि हमारी मोस्ट फेमस नदी है गंगा, उसको क्लीन करने के बहुत सारे आपके प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, क्लीनिंग भी हो रही है, यमुना नदी है आपकी उसकी भी क्लीनिंग होती है। लेकिन लोगों को समझना जरूरी है, जब तक लोग इस बात को लेकर अवेयर नहीं होंगे कि हाँ हमारे हाथ में ही है पॉल्यूशन को रोकना फैलाना, तो जब तक चीजें अच्छे से नहीं संभल पाएंगी। चलिए ये आपके कुछ रीजंस थे जहां से आपको पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, अब बात कर लेते हैं दोस्तों हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन। अब देखो इतना सारा पॉल्यूशन फैलता जा रहा है, लेकिन इसके कोई ना कोई आपकी बॉडी पर भी प्रभाव पड़ रहे होंगे। ये तो नहीं है कि पॉल्यूशन फैल रहा है और लोग मना करते जा रहे हैं, जो हमारे बड़े बड़े एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो मना क्यों कर रहे हैं कि इतना पॉल्यूशन मत फैलाओ, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे बॉडी के अंदर बीमारियां ना फैले, हम भी ठीक रह सके और अब हमारी जो अर्थ है उसको भी बचा सके। अब देखो यहाँ पे आपका जो एयर पॉल्यूशन होता है, फैक्ट्रियों से बड़ा बड़ा जो धुआं निकलता है उसमें से जहरीली गैसेस निकलती हैं, कुछ गैसेस जैसे आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, आपकी सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, ये सारी जो गैसेस होती हैं जैसे ये क्या करती हैं, हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करती हैं, मुंह के थ्रू हमारे अंदर जाती है, नाक के थ्रू, सांस लेने में दिक्कत करती हैं, हार्ट डिसीजेस करती हैं। सबसे मोस्ट फेमस रोग आपका अस्थमा, सबसे मोस्ट फेमस है आपका क्या करती हैं, अस्थमा, दमा का रोग जिसको बोला जाता है। तो जो आपका एयर पोल्यूशन होगा मेनली उससे ये होगा। नर्व डैमेज हो सकती है आपकी, किससे होगी, लीड से, जो आपका शीशा होता है उसको अगर आपको पानी में मिला दिया जाता है, वो हवा में भी होता है, जैसे जैसे जहरीली गैसेस निकलती हैं, तो ये क्या है, नर्व को डैमेज, आपका जो नर्वस सिस्टम होता है यहाँ पे उन सारी नर्व्स को डैमेज कर सकता है। आपके रेस्पिरेटरी इलनेस, आपके जो सांस लेने में आपको दिक्कत आएगी, आपकी कार्डियोवास्कुलर, आपका जो दिल है, बोलते भी है कि दिल का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो इसी वजह से है, आपके दिल पे, फेफड़ों पे असर पड़ेगा। ये जो SO2 है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड, आपके NOx है, ये नाइट्रस ऑक्साइड, ये बहुत ज्यादा जहरीली गैसें हैं। फिर है आपकी गैस्ट्रो, ये गैसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम लाते हैं, आपके कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, कैंसर हो सकता है आपको अगर लगातार आप पॉल्यूशन के उसमें हो अफेक्ट में। नोजिया, आपका जो जुकाम वगैरह होते हैं। स्किन इरिटेशन, आपकी स्किन में एक अलग टाइप की एलर्जी हो जाती है, अगर गंदा पानी हो ना, उस पानी में बहुत सारी गलत इंडस्ट्रियल वेस्ट मिला हो, केमिकल्स मिले हो,
और उसी पानी को वो बेशक से वैसा प्योरीफाई होकर आपके पास आ रहा है, लेकिन वो इतना प्योरीफाई नहीं हो पाता है। इसीलिए उसकी वजह से आपकी स्किन में कई रोग लग जाते हैं, स्किन के रोग लग जाते हैं आपको, जैसे कि अलग अलग फंगस इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो ये स्किन इरिटेशन इसी वजह से होती है आपकी। अभी देखो, जब सॉइल कंटेमिनेशन होता है, सॉइल कंटेमिनेशन, ये जो पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल किए जाते हैं आपके, जो आपका लैंड पॉल्यूशन होता है, जो आपके फर्टिलाइजर्स केमिकल्स होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो भाई ये पेस्टिसाइड्स वगैरह इन सब के इस्तेमाल से क्या होगा, आपको बहुत सारे स्किन में इरिटेशन, ये सारे रोग भी लग जाएंगे। अब बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन में भाई आपके बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सारी फंगल इन्फेक्शन, ये सारी चीजें जो हैं वो सारे पॉल्यूशन से मिलकर फैलती हैं। तो आपको बिल्कुल बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, कैसा आपको पानी इस्तेमाल करना है। आजकल तो एयर प्योरीफायर्स भी आ रहे हैं, वाटर प्योरीफायर्स भी आ रहे हैं, लेकिन हम किस किस चीज को प्योरीफाई करेंगे, आप खुद सोच के देखो। अब जब हम एयर को प्योरीफाई करने लगेंगे, मतलब हम अब इस अर्थ पे सांस लेने लायक भी नहीं रहे, यानी कि ऐसी भी आपकी हवा नहीं रही है कि जिसमें सांस ली जा सके, इतनी जहरीली हो गई है। तो ये सारी चीजें आपके चेंज करने से ही होंगी। आप लोग समझदार हो अच्छे से और इन पे रिसर्च करोगे, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे कैसे क्या हो रहा है, तो जब ही कुछ ना कुछ चेंज हो सकता है, क्योंकि देश का भविष्य टीचर के हाथों में होता है, क्योंकि टीचर ही है जो एक स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ बना सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं कंजर्वेशन मेथड्स की, यानी कि आप क्या क्या तरीके अपना सकते हो, इनको संरक्षण के क्या क्या वेज हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपका एक पॉइंट होता है आपका रिसाइकलिंग करना। ठीक है, रिसाइकलिंग का मतलब होता है पुनर्चक्रण। जैसे कि आपका प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हो गए, आपने उनको यूज किया और फेंक दिया, लेकिन आपको क्या करना है, उनको एक जगह इकट्ठा करके प्लास्टिक की चीजों को, और अलग अलग कूड़ा उठाने वाले जो आते हैं वो प्लास्टिक को उठा के ले जाते हैं, फिर उनको रिसाइकलिंग जहाँ पे होती है, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं जो रिसाइकल करके फिर से उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो ट्रीज से प्रोडक्ट्स आते हैं आप उनका रिसाइकल कर सकते हो, उनको दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हो। आपकी जो हाइड्रो पावर होती है, जल विद्युत ऊर्जा बनती है, जो पानी से आपकी बिजली बनती है, और आपकी सोलर पावर सोर्सेज होते हैं, उनको आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो। क्यों? क्योंकि वो आपके रिन्यूएबल हैं, उनको हम रिन्यू कर सकते हैं, वो रिप्लेनिश होते रहेंगे। सोलर पावर को देख लो आप, जैसे कि आप सनलाइट का इस्तेमाल करके सोलर पावर स्टेशन लगवा सकते हो, जिससे कि आपके पूरे घर में लाइट आएगी। तो उन सब चीजों का इस्तेमाल करो आप, जिससे कि बिजली कम से कम फूके। नेक्स्ट है आपका यूज रीयूजेबल क्लॉथ बैग्स, जो आपके कपड़े के बैग होते हैं। जैसे आपको कहीं भी मार्केट जा रहे हो, सब्जी लाने जा रहे हो, या फिर आपको कपड़े खरीदने जाना है, तो आप उन्हीं थैलों का इस्तेमाल कर सकते हो। बार बार ऐसा नहीं कि बार बार नहीं लिए फेंक दिए। रिप्लेस लाइट बल्ब विद एलईडी, जो आपकी लाइट एमिटिंग डिस्प्लेज होती हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हो आप। जो आपकी लाइट बल्ब्स होते हैं, जो आपके वो वैसे बल्ब नहीं आते थे पहले, उनको इस्तेमाल करके उनकी जगह आप एलईडी, जो आजकल व्हाइट लाइट की एलईडीज आती हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि हम लाइट को भी बचा सकते हैं। और सबसे मेन है आपका रिसाइकलिंग वाला, वो आप जरूर इस्तेमाल कर सकते हो। रिसाइकलिंग वाला देख लेते हैं एक बार। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये तीनों चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। इसमें क्या है मेन पॉइंट कि देखो, रिड्यूस का मतलब है यहाँ पे कि चीजों को कम करना। जैसे कि आप घर में पानी का इस्तेमाल कर रहे हो, पानी के इस्तेमाल को कैसे कम से कम कर सकते हो। जो आपका नहाने का पानी है, कपड़े धोने का पानी है, उसी से आप अपनी कार को वॉश कर सकते हो। और जो आपका लास्ट में जो पानी बचता है, जो आप जैसे आप कपड़े धो रहे हो, तो जो लास्ट वाला पानी बचेगा उसको आप वाटर में डाल सकते हो। वो जो लास्ट वाला बचता है, जैसे 2-3 बार के कपड़े धोने होते हैं, तो जो लास्ट वाला होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि वो प्लांट्स को नुकसान पहुंचाएगा। उससे कार को वॉश कर सकते हो, फर्श को क्लीन कर सकते हो। लेकिन आजकल क्या होता है, सबको साफ पानी चाहिए। एकदम से गाड़ी को धोएंगे अपनी, इतना सारा पानी नलियां लगा के एकदम से फव्वारे वगैरह उन सब से धोते हैं, लेकिन हमें कम से कम इस्तेमाल करना है। बर्तन धोते टाइम आप क्या कर सकते हो, टंकी है जो उसको बंद कर सकते हो, उसके बाद इस्तेमाल करो, धीरे धीरे पानी चलाएं। नहाने में कम पानी इस्तेमाल करें। एक बार पहले एक आइडिया भी आया था, आपने टीवी पर ऐड देखी होगी, 1 बकेट पानी अब रोज है बचाना। तो आप ऐसे करके धीरे धीरे इस्तेमाल कर सकते हो। आपको पता है पानी की कितनी शॉर्टेज है। अभी 2019 में आई थिंक 19 की ही बात है, चेन्नई में पानी की इतनी कमी थी,
सूखा पड़ रहा था वहां पे, जो एसी का पानी होता है उससे लोग नहाए हैं। सोच के देखो, एसी के पानी से लोग नहाए। एसी का पानी जो आपके एयर कंडीशनर होते हैं उनका पानी कितना जहरीला होता है, तेजाब की तरह का होता है, उनसे लोग नहाए हैं, कपड़े साफ किए उन्होंने। क्यों? क्योंकि उनके पास पानी ही नहीं था। इतनी किल्लत हो रही है पानी की। महाराष्ट्र के एक जिले में सूखा पड़ गया था आपका उसी के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे। तो ये कंडीशन आपकी कहीं भी किसी भी टाइम आ सकती है। और मोस्ट फेमस आपका पाकिस्तान के कराची में तो पानी पता है 3-4 हजार रुपए का एक टैंक मिलता है। इतना कम पानी है वहां पे, नीचे जमीन में बहुत कम पानी है। तो आप सोच सकते हो कि आपके साथ भी ऐसी स्थिति ना आए, इसलिए आपको पानी को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। कम से कम इस्तेमाल करें। रिड्यूस का मतलब यही है कि आप एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल करें, कम से कम इस्तेमाल करें। जब जरूरत हो तभी पंखा या फिर आपकी जो लाइट्स होती हैं उनको यूज करें, वरना उनको स्विच ऑफ कर दें। रीयूज का मतलब यही है, जो आपके पेपर्स होते हैं और जो आपके क्लॉथ बैग्स होते हैं उनका इस्तेमाल आप बार बार कर सकते हो। सब्जी लेने जा रहे हो, कपड़े लेने जा रहे हो, तो उन्हीं बैग को ले जाओ, क्या दिक्कत है उसको ले जाने में। फिर है आपका रिसाइकल। रिसाइकल आपका वही है कि आपको हर तरीके का जो कूड़ा है वो अलग अलग डस्टबिन में बना के डालना है। सूखा कूड़ा आपको, जो सूखा गार्बेज है उसको अलग से रखना है, आपको गीले कूड़े को अलग में रखना है, ताकि वो उस हिसाब से अपना रिसाइकलिंग कर सके। तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। 3R इसको बोला जाता है। पूछ लिया जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाए क्या पता कि 3R क्या है आपका, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, ध्यान रखना है आपको ये। तो ये था फ्रेंड्स आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपका ट्रैवल से था। आप देखो ट्रैवल में आपका सबसे पहले हमने क्या किया कि आपका रोड ट्रांसपोर्ट, कितने टाइप्स के ट्रैवल होते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, फिर हमने फेमस ट्रैवलर्स के बारे में सुना। इसमें हमने देखा कि इंडिया का जो मैप है उससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। ये ट्रैवल का ही टॉपिक चल रहा है, इसमें फ्यूल और एनर्जी भी ट्रैवल के अंदर ही आ जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रैवलिंग तो आपकी फ्यूल से ही हो रही है, पेट्रोल डीजल उन्हीं से तो ट्रैवलिंग हो रही है। तो ये भी आपका इसी के अंदर आएगा। नेक्स्ट में हम करेंगे कि और इसके जो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बच गए हैं और जो आपके ईवीएस की बुक में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि अबू धाबी हो गया, उसका फेमस क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बार बार। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सीटेट में आए हुए हैं। तो अब तक आई थिंक आपको जो कुछ भी कंटेंट हमने किया था पॉल्यूशन से रिलेटेड सारा कुछ समझ में आया होगा। आप बहुत सारी चीजों को समझे होंगे कि कैसे किस चीज को इस्तेमाल करना है, कैसे नहीं, क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ से पुट किए जा सकते हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।